तो फ्रेंड्स, मैं विशाल भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड आडा में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था अपने पिछले वीडियो में कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सीटेट सेकेंड पेपर का। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रीवियस ईयर पेपर दिसंबर 2019 को जो हमारा सेकेंड पेपर हुआ था सीटेट का, उसका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। फ्रेंड्स, आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। इसमें जो हमारे ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स वो है कानून एवं व्यवस्था, पश्चिम परंपरागत, या फिर आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, या फिर अच्छा होना परंपरागत, या फिर आदान प्रदान परंपरागत। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आदान प्रदान परंपरागत, क्योंकि फ्रेंड्स कभी जो नूर थी वो तान्या को अपना टिफ़िन बॉक्स खिलाई थी, तो फिर वह आज उससे अपेक्षा करे तान्या से कि आज वो नूर को अपना टिफ़िन दे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा पहले का चौथा सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दूसरा हमारा जो होगा वो सही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली जो प्रारूपिक विशेषताएं होती हैं वो होती हैं जेंडर भूमिकाएं, विशेष भूमिकाएं इसमें निभाती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दूसरा। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? फ्रेंड्स, हमारे जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो है यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, या फिर यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, या फिर यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, या फिर यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ठीक है, दूसरा का हमारा जो होगा वो सही होगा। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। जो हमारे पुराने ख्यालात हैं, पुरानी सोच है, उसको ये क्या करता है? समाप्त करता है, ताकि जो महिलाएं हैं वो भी पुरुषों के जितना काम कर सकती हैं, या फिर जो पुरुष कार्य कर रहे हैं वो भी उनको करने में सक्षम हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वायोगर्सी के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर पाढ़ ढांचा, या फिर अंतर व्यक्ति निष्ठता। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पाढ़। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा चौथे का तीसरा हमारा सही हो जाएगा। पाढ़ हमारा जो होगा सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा अपना पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? फ्रेंड्स, जो जीन पियाजे जी थे उन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो पांचवे का सही आंसर है वो होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना 6वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लाइनिंग दिख रही है यहाँ पे हमें जो जगह है यहाँ पे सही आंसर को चूज करके फिलअप करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो 6वां क्वेश्चन है वो उसको देखते हैं।
के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, किसके अनुसार? लॉरेंस कोलबर्ज के, या फिर जीन पियाजे के, या फिर लियो वाइगोत्स्की के, या फिर अल्बर्ट बंडूरा के। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लियो वाइगोत्स्की ने ये बात कही थी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 का 3। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को उत्साहित करना चाहिए, या फिर ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, या फिर एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, बच्चों के सामने हम ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करें जिसको बच्चे अपने तर्क के माध्यम से उसका समाधान कर सकें। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 7वें का 2। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? फ्रेंड्स, हमारा जो ऑप्शन है वो है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, या फिर दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, या फिर संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्य पर गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, या फिर पैटर्न को खोजने के एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 8वें का 4, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। फ्रेंड्स, आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं प्रक्रियाशील सदस्य बनाते, उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण, या फिर समावेशन, या फिर मुख्यधारा, या फिर विभेदीकरण। तो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन पूछा है वो उसके अनुसार हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा समाजीकरण। जी हाँ फ्रेंड्स, समाजीकरण के बिना जिम्मेदारी एवं क्रियाशील सदस्य बनना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो 9 का 1 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमारा पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, या फिर परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, या फिर मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 10वें का 4। जी हाँ फ्रेंड, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 4। चलिए फ्रेंड्स, हम आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? शिक्षक के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, या फिर विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या फिर विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, या फिर शिक्षक के निर्देशों के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है।
जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा राइट आंसर वो है 11 का 1। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? फ्रेंड्स, हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं केवल संरचनात्मक आकलन, या फिर केवल संकलनात्मक आकलन, या फिर ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन। और हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 12 का चौथा। विविध प्रकार के रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस प्रकार के सर्वेक्षणों को अनदेखा करना चाहिए, या फिर विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगी आयोजित करनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़ाकर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देना चाहिए, या फिर विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंध के अन्य उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारे रोल मॉडल होते हैं उनसे समझ कहानी और उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा जल्द सीख सकें। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? हमारे ऑप्शन हैं यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, या फिर अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, या फिर बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, या फिर केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा समावेशी कक्षा होता है उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए। जो हमारा 14वां का सही आंसर होगा 1। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव करने से उनके अंदर एक अलग ही भावना पैदा हो जाती है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। ऐसा इसलिए भी होता है ताकि मान लीजिए कि बच्चों को हम अलग बिठा रहे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं या फिर किसी रोग से ग्रसित हैं, अगर उनको हम बाहर बैठा रहे हैं या फिर अलग बैठा रहे हैं तो उनके अंदर एक द्वेष की भावना पैदा होती है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर वो होगा 1। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना 15वां क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? एक स्वलीन विद्यार्थी के, या फिर एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, या फिर अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, या फिर मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। फ्रेंड्स, इसमें जो हमारे ऑप्शन दिए हैं उसमें है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। या फिर प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 16 का 4। या फिर हमारा जो राइट आंसर होगा 16 का 4। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना चाहिए। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमारे जो ऑप्शन है औपचारिक चिंतन पर बल देकर, या फिर अभिसारिक चिंतन को हतोत्साहित करके, या फिर अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, या फिर विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 17 का 3। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं तथा उनकी बातों को जो हम महत्व देते हैं, जिससे उनके बच्चों को क्या होता है, उनका जो उत्साह होता है वो बढ़ता है और उनके अंदर सीखने की और भी अधिक उत्तेजना बढ़ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। इसमें हमारा जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। दूसरा है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। तीसरा है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। चौथा है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 18 का 4। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। हमारा पहला ऑप्शन है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। दूसरा है क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। तीसरा है प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। चौथा है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो हमारा जो फ्रेंड्स जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 4। 19 का जो हमारा राइट आंसर होगा 4। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना है। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए
एक प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इसमें नहीं पूछा है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें नहीं पूछा है कि इसमें कौन सा नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन दिया है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, या फिर संवाद एवं परिचर्चा, या फिर दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 20 का चौथा आंसर जो होगा सही होगा। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना हमारा जो होगा वो नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो इसमें परिचर्या वो रटने पे बल नहीं देता है। इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 20 का चौथा आंसर जो होगा सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना 21वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों के से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा जब शोर करता है तो उसे हम क्लास से बाहर नहीं जाने दे सकते और न ही उसे हम दंड दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। फ्रेंड्स, ये भी गलत है, क्योंकि हम उसको डांट नहीं सकते, क्योंकि डांटने से वो हो सकता है और भी ज़्यादा बिगड़ जाए। तीसरा क्वेश्चन उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। चौथा उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देगा। फ्रेंड्स, ये भी गलत है, क्योंकि ज़्यादा अत्यधिक वर्कशीट देगा हम उसको सुधार नहीं सकते। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 3। 21 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। उनसे बात करके तथा उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करके। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सही आंसर है वो होगा विद्यार्थियों का पूर्ण ज्ञान। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना 23वां क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अन्य घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, या फिर बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, या फिर बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, फिर बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों को अगर उनके विचार खारिज करने के लिए कहेंगे तो वो क्या करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर बच्चों के विचारों और सिद्धांतों का अनदेखा करेंगे तो भी वो हतोत्साहित हो सकते हैं, या फिर बच्चों को इन विचारों के लिए डालना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। फ्रेंड्स, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। हमारा पहला ऑप्शन है एक दूसरे से स्वतंत्र है। दूसरा ऑप्शन है एक दिशीय संज्ञान को प्रभावित करते हैं। तीसरा एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। चौथा है द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 24 का चौथा। चलिए फ्रेंड्स, हम आज का अपना 25वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों की अभिरुचि, या फिर विद्यार्थियों का सामूहिक स्वास्थ्य, या फिर शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, या फिर विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 25 का, और जो होगा वो चौथा आंसर सही होगा। अर्थात ये हमारे जो जितने भी ऑप्शन दिए वो सभी ऑप्शन क्या होंगे, हमारे
सही होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? हमारा पहला ऑप्शन सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, दूसरा ऑप्शन लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, तीसरा है पुरस्कार एवं दंड, चौथा उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1 सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? हमारा पहला ऑप्शन है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, दूसरा समझने के लिए अधिगम से अंदर प्राप्त करना, या फिर पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, या फिर अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं का निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 27 का दूसरा, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना 28वां क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? हमारा पहला ऑप्शन है यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, या फिर समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, या फिर यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, या फिर यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 28 का 1 विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, या फिर अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है? फ्रेंड्स, ये दोनों जो हमारे क्वेश्चन है ऐसे ही क्या हैं ऑप्शन जो हमारे गलत हैं। अभी इन दोनों ऑप्शन से हमें देखना है कौन से ऑप्शन सही है। बच्चे तार्किक अमूर्त रूप से क्या करते हैं? सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और चौथा है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों के द्वारा घटित होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 3 बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, या फिर प्राथमिक एजेंसी है, या फिर मध्य एजेंसियां, या फिर द्वितीय एजेंसियां हैं? तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा प्राथमिक एजेंसियां हैं। फ्रेंड्स, जो दिसंबर में पेपर हुआ था, दिसंबर 2019 में पेपर हुआ था, इसका अगला भाग जो विज्ञान है वो अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई आपके पास राय हो या फिर कुछ आप बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।